हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया में एसी बनाने वाली टॉप की कंपनियों में शामिल है। लेकिन पिछले क्वार्टर में इनका रिजल्ट थोड़ा खराब आया क्योंकि मानसून अर्ली आ गया। जैसा आप लोगों को पता ही है कि बारिश का सीजन जल्दी आ गया, जिसकी वजह से इनका जो मेनली रेवेन्यू आता है 50-60% का रेवेन्यू इनका एसी वाले सेगमेंट से आता है, एसी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से। तो वो अर्ली आने की वजह से इनका एसी का सेल्स गिर गया, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट लास्ट क्वार्टर का इनका खराब आया और स्टॉक प्राइस टॉप से लगभग 50-55% गिर चुका है। इनका जो स्टॉक प्राइस लगभग 1100 के आसपास हुआ करता था, वो गिर के अभी 500 के आसपास चल रहा है। एंड इनका पी भी जो पहले 120 के आसपास इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चला करता था, वो भी गिर के लगभग अभी 50 के आसपास चल रहा है, 50-52 के आसपास चल रहा है। एंड इनका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 14,000 करोड़ का है। तो कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो इनका लास्ट क्वार्टर के पहले तक इनका 70-80-90% का सेल्स ग्रोथ आता था पर क्वार्टर, लेकिन अभी इनका लास्ट क्वार्टर में लगभग केवल 14% का सेल्स ग्रोथ आया है, जिसकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस भी काफी पिटा है। एंड अगर आप इनका अगर इनका बिजनेस मॉडल देखें तो बहुत सिंपल सा और बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल इनका। ये लोग बेसिकली एसी बनाते हैं, एसी जिसमें स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी दोनों तरीके के एसी ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा वॉशिंग मशीन बनाते हैं, एलईडी टीवी बनाते हैं, एयर कूलर्स बनाते हैं एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं जो होम अप्लायंसेज में यूज होते हैं, जैसे कि इंडक्शन है आपका, और आपका एयर फ्रायर है, और आपका जो म्यूजिक सिस्टम्स हैं, हेयर ड्रायर होते हैं। तो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा ये कुछ ऑटोमोटिव कंपोनेंट भी बनाते हैं। एंड इनका जो 50-60% का रेवेन्यू है, 50 से 60% का रेवेन्यू वो इनके एसी वाले सेगमेंट से आता है। एंड चलिए, तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन करेंटली क्या है कि ग्रोथ इनका बहुत अच्छा आता था। पिछले 9-10 सालों में लगभग 30-40 गुना ग्रोथ कर गई कंपनी रेवेन्यू वाइज। एंड करेंटली अगर देखें तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे तो नज़र आती है, क्योंकि इनका स्टॉक प्राइस अपने टॉप से लगभग 50-60% डाउन है। और थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट खराब है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक रहने वाला नहीं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो आज के समय में एसी और वॉशिंग मशीन और फ्रिज, टीवी जैसी चीज़ें कंज्यूमर के लिए अब लग्जरी की बजाय नेसेसिटी बन चुकी है और हर घर में होती हैं। और ये बेसिकली एसी बनाने वाले प्लेयर हैं। तो आप देखेंगे कि आज के डेट में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी एसी अफोर्ड कर लेती है और सबके घरों में पाया जाता है। और आने वाले समय में भी इनकी डिमांड अभी कम नहीं होगी, क्योंकि अगर इनका आप देखें कि अभी इंडिया में भी देखेंगे तो 10-15% घरों में एसी आपको मिलेगा। अगर कंपेरेटिवली देखेंगे तो वैसे तो आपको अगर ठीक ठाक सोसाइटी में रहता तो आसपास के सारे घरों में दिखेगा, लेकिन आप अगर कंपेरेटिवली अगर सारे कैलकुलेट करेंगे तो 10-15% से ज़्यादा अभी इसका पेनिट्रेशन इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में इनका ह्यूज जो ग्रोथ के लिए काफ़ी ह्यूज पाथ पड़ा हुआ है। तो वहाँ से इनका ग्रोथ आने का, और मैनेजमेंट भी काफ़ी होपफुल है अपने बिजनेस को लेकर कि आने वाले समय में इनको अपने बिजनेस के लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर दिखता है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने अपने पीपीटी में क्या क्या चीज़ें शो की हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हम लोगों को इस पीपीटी से क्या क्या जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले इनका बिजनेस का इंट्रोडक्शन मिलेगा, इनकी कंपनी का इंट्रोडक्शन मिलेगा। एंड इसके बाद इनका जो अभी क्वार्टर 1 FY26 में क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसके बारे में, प्लस इनका जो एनुअल फाइनेंशियल है FY25 का, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। देन उसके बाद हम इनका की फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखेंगे। फिर इनका आगे का जो स्ट्रेटजी है एंड जो ग्रोथ की स्ट्रेटजी एंड जो इनका आउटलुक है उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हमको इनका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं अबाउट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जानते हैं कंपनी की डिटेल जानते हैं। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पीजी ग्रुप की एक कंपनी है। एंड ये पीजी ग्रुप 1977 में स्टार्ट हुआ था, और जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है, ये इसका सेटअप हुआ था 2003 में। और अगर आप इसको देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। और पीजीईएल का जो स्पेशलाइजेशन है वो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है। इसके अलावा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग भी ये लोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सपोज आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर बनवाना है, आप एक कंपनी हो, जैसे हैवेल्स है, जैसे कि आपका वोल्टास है, या ऐसी कोई आप सैमसंग हो, आप एलजी हो, तो आपको अगर अपना कोई प्रोडक्ट, अपना कोई एसी या फिर वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ बनवाना है, तो आप इनके पास अपना खुद का डिजाइन भी ले जाके दे सकते हैं। इनको अपने खुद के प्रोडक्ट का एक सैंपल लेके जाके इनको देंगे और इनको बोलेंगे कि आप ऐसा प्रोडक्ट बना दीजिए। तो ये क्या करेंगे कि आपके सेम जैसा आपका प्रोडक्ट सैंपल रहेगा, आप उसके जैसा ये लोग सेम प्रोडक्ट आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे। उसको ओडीएम कहते हैं, मीन्स ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। एंड इसके बाद ये अपना खुद का डिजाइन और खुद की टेक्नोलॉजी और खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके सैंपल भी बना के भी रखते हैं।
आप चाहेंगे तो इनके खुद के उनके ब्रोशर में से आप चूज कर सकते हैं कि आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। अगर आप उसमें से सेलेक्ट करके प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको कहते हैं ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये ओडीएम और ओईएम का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ओडीएम एंड ओईएम दोनों टाइप का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये इनके पास अगर टोटल नंबर ऑफ ब्रांड देखेंगे तो मोर देन 70+ ब्रांड्स हैं इनके पास, जिसमें इंडियन ब्रांड्स भी हैं, कुछ ग्लोबल ब्रांड्स भी हैं। एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पास अगर देखेंगे आप तो टोटल 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा, अहमदनगर, भिवाड़ी एंड रुड़की में हैं। एंड इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10,000 से ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनके इन प्लांट्स में काम करते हैं। एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अपना ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही है। ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही मीन्स कि ये लोग किसी अदर कंपनी को एक्वायर नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जो प्लांट की कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ा रहे हैं और अपने खुद का बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि जो इनका एंड प्रोडक्ट है, जैसे सपोज एक एसी ये बना रहे हैं, तो एसी में लगने वाला सारा कंपोनेंट, आइदर हो उसका जो प्लास्टिक मोल्डिंग बॉडी हो बाहर का, या अंदर का जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो, अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, या बाहर का जो आपको और भी सारी चीज़ें दिखती हैं, चाहे उनका जो मेटल बॉडी हो, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट ये लोग इन हाउस ही प्रिपेयर करते हैं, इन हाउस ही बनाते हैं। ये लोग किसी प्रोडक्ट को ये लोग बाहर से परचेज नहीं करते हैं। तो अगर इनका की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज आप देखें तो की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में क्या है, ये लोग प्रोडक्ट की असेंबली भी खुद करते हैं। इसके बाद उनका जो प्लास्टिक मोल्डिंग होती है, प्लास्टिक मोल्डिंग क्या होती है मीन्स ये जो आप सपोज कोई वॉशिंग मशीन आप लेते हो, तो वॉशिंग मशीन में जो एक तो इंटरनल बॉडी होती है, जो मेटल का फ्रेम होता है, मेटल का फ्रेम की बॉडी होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। प्लास्टिक की एक मोटी लेयर होती है जिसे प्लास्टिक मोल्डिंग शीट कहते हैं। तो प्लास्टिक में जिसके ऊपर कि आपको कंपनी का ब्रांड नेम, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, 3 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग के स्टिकर चिप का वो आपको मिलता है। वो प्लास्टिक मोल्डिंग शीट उसे कहते हैं प्लास्टिक मोल्डिंग शीट होती है, प्लास्टिक मोल्डिंग बॉडी होती है जो बाहर की तरफ रहती है, जो हमको दिखती है विजुअली, हम सबसे पहले उसी को देखते हैं। तो ये प्लास्टिक मोल्डिंग का भी इनका खुद का सेक्शन है। इसके अलावा शीट मेटल कंपोनेंट, जो इनर्ट बॉडी होती है, जो मेटल की जो बॉडी होती है फ्रेम, जिसके ऊपर वो प्लास्टिक मोल्डिंग लगा रहता है, ये भी ये लोग खुद बनाते हैं। इसके अलावा पीसीबी असेंबली करते हैं। पीसीबी क्या होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसके जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, वो भी ये लोग खुद बनाते हैं और उसको असेंबली करते हैं। और स्पेशलाइज्ड एसी कंपोनेंट, बेसिकली ये लोग एसी का 100% पार्ट खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं और इसके बाद उसको असेंबल करते हैं। तो स्पेशलाइज्ड एसी कंपोनेंट भी ये लोग बनाते हैं। फिर इसके अलावा ये पीयू एंड पाउडर पेंट शॉप भी ये लोग करते हैं। मीन्स क्या होता है, पेंट कई तरीके के होते हैं, एक तो नॉर्मल पेंटिंग होती है, एक स्प्रे पेंटिंग होती है, एक पाउडर पेंटिंग होती है। तो ये सारे तरीके का मतलब जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनने के बाद जो उसकी पेंटिंग होती है, उसका काम भी ये लोग खुद करते हैं। और इसके अलावा ये कुछ इनका छोटा सा बिजनेस टूल मैन्युफैक्चरिंग में भी है, तो ये लोग वो भी बनाते हैं। फर्दर आगे हम देखें कि ये लोग इनके प्रोडक्ट किन किन इंडस्ट्री को सर्व करते हैं, मीन्स ये लोग क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये लोग एसी बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, एलईडी टीवी बनाते हैं, एयर कूलर्स बनाते हैं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाते हैं, और कुछ थोड़ा सा बिजनेस इनका बाथरूम फिटिंग का भी है। तो बाथरूम में यूज होने वाली जो सैनिटरी वेयर्स है उसको भी ये लोग बनाते हैं। एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आप जो किचन अप्लायंसेज होते हैं बेसिकली, जैसे कि एयर फ्रायर है, जैसे कि आपका इंडक्शन है, आपके जो मिक्सर ग्राइंडर हैं, तो ये सब किचन अप्लायंसेज ये लोग बनाते हैं। एंड इसके अलावा भी आपको घरों में जो डोमेस्टिक में यूज होने वाली चीज़ें, जैसे कि हेयर ड्रायर है या अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं, होम स्पीकर्स हैं, तो ये सब भी ये लोग बनाते हैं। फर्दर आगे देखते हैं, इनके की फाइनेंशियल देखते हैं। तो अगर आप इनके की फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आपको इसमें दिखेगा कि कंपनी का जो ग्रोथ है पिछले 9 सालों में, कंपनी का 18 गुना ऑलमोस्ट ग्रोथ हो गया है, रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। मीन्स ये लोग अगर आप देखें कि 2015-16 में इनका जो रेवेन्यू हुआ करता था लगभग 263 करोड़ रुपये का हुआ करता था, जो कि अगर आप 2024-25 में देखेंगे तो लगभग 4,905 रुपीज़ का इनका रेवेन्यू हो गया। मीन्स लगभग 9 सालों में, पिछले 9 सालों में लगभग 18 गुना इनका रेवेन्यू हो गया। एंड पिछले 9 सालों में आप इनका ये देखिए, अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो इबिट्टा तो लगभग 20 गुना से ज़्यादा हो गया, लगभग 25 गुना हो गया। जो इबिट्टा इनका 2015-16 में 21 करोड़ का हुआ करता था, वो 2024-25 में बढ़ के लगभग 519 करोड़ का हो गया। एंड अगर इनका CAGR देखेंगे तो रेवेन्यू में लोग लगभग 38.5% के CAGR से ग्रो कर रहे हैं कंटिन्यूसली पिछले 9 सालों में। एंड इबिट्टा में अगर देखेंगे तो लगभग 42.6% के CAGR से पिछले 9 सालों से इन्होंने ग्रो किया है।
फर्दर आगे इनके बिजनेस वर्टिकल देखते हैं। तो इनके बिजनेस वर्टिकल्स में इनका एक तो जो इनका मेजर रेवेन्यू आता है वो प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से आता है, और इनके कई प्रोडक्ट बिजनेस वर्टिकल्स हैं। एक तो प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है, एक इनका प्लास्टिक मोल्डिंग एंड अदर्स वाला सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट इनका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, और चौथा सेगमेंट इनका टूल मैन्युफैक्चरिंग का है। तो प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से इनका मेनली जो अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग 70% रेवेन्यू इनका इनके प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से आता है। और प्रोडक्ट वाले सेगमेंट में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, एक तो ये लोग एसी बनाते हैं, एसी है, वॉशिंग मशीन है एंड एयर कूलर से। ये 3 प्रोडक्ट से इनका 70% रेवेन्यू इनका बिजनेस का ऑलमोस्ट आता है। अगर आप एसी में देखें तो ये लोग जो आपके इंडोर एसी होते हैं, जो जिसमें आपका एक इंडोर यूनिट होता है और एक आउटडोर यूनिट होता है, तो ये दोनों पार्ट ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा ये लोग विंडो एसी भी बनाते हैं। तो एसी में सारे तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे आपका विंडो एसी हो या फिर इंडोर एसी हो। इसके अलावा मैं इंडोर बोल रहा हूँ आपको, स्प्लिट एसी हो, स्प्लिट और विंडो एसी दोनों टाइप के एसी ये लोग बनाते हैं। एंड इसके अलावा जो वॉशिंग मशीन में इनका सेमी ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन भी ये लोग बनाते हैं, प्लस फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन भी ये लोग बनाते हैं। एयर कूलर्स वाले सेगमेंट में ये लोग विंडो कूलर्स, डेजर्ट कूलर्स एंड पर्सनल कूलर्स, तीनों टाइप के कूलर्स ये लोग बनाते हैं। एंड जो अगर इनका दूसरा सेगमेंट आता है प्लास्टिक मोल्डिंग एंड अदर्स वाला, तो ये लोग प्लास्टिक मोल्डिंग वाले सेगमेंट में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, सैनिटरी वेयर हो गया, ऑटोमोटिव हो गया एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया एंड अदर्स हो गया। तो ये सारे सेगमेंट में ये लोग अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि आप एक बार खरीदते हैं और उसको लंबे समय तक अपने पास रखते हैं, बार बार नहीं खरीदे जाते हैं, जिसमें कि आपके कई सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं, जैसे कि आपका आप ले लें घर में यूज होने वाला जो आपका म्यूजिक सिस्टम है, स्पीकर्स हैं, एंड इसके अलावा जो आपके घर में यूज होने वाला इंडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, मिक्सर ग्राइंडर है। तो ये सब चीज़ें आप बार बार नहीं खरीदते हैं, तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होता है। सैनिटरी वेयर में कुछ बाथरूम से रिलेटेड जो सैनिटरी वेयर्स होता है, बाथरूम फिटिंग्स होती हैं, उनको ये लोग बनाते हैं। ऑटोमोटिव में बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, पेंटिंग का वर्क इनका जो रहता है वो करते हैं, प्लस ऑटोमोटिव के कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट ये लोग बनाते हैं। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो आप समझ ही गए। तो इनका अगला सेगमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेगमेंट में लोग टेलीविजन बनाते हैं, पीसीबी की असेंबली करते हैं। तो इनका एक कंपनी के साथ टाइप है, जिसके जरिए मिलकर ये लोग टीवी बनाते हैं, एलईडी टीवी बनाते हैं एंड पीसीबी की असेंबली करते हैं। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉनिक कोटिंग होती है, कोडिंग होती है, जिसके जरिए आपका डिवाइस रन करता है, तो वो भी ये लोग असेंबल करते हैं। फिर इनका थोड़ा सा इनके बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट टूल मैन्युफैक्चरिंग का है। तो लोग टूल्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में यूज होते हैं, सैनिटरी वेयर में यूज होते हैं एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होते हैं। आगे अगर आप इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं, तो इनके प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से इनका 70% के आसपास रेवेन्यू आता है। FY25 में अगर आप देखेंगे तो इनका जो टोटल रेवेन्यू था 4,870 करोड़ का, उसमें से लगभग 3,526 करोड़ का रेवेन्यू इनके प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से आया। मीन्स जो ये लोग एसी बनाते हैं, वॉशिंग मशीन एंड एयर कूलर्स वाले सेगमेंट से आया है। एंड लगभग 986 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू इनको इनके प्लास्टिक एंड अदर्स वाले सेगमेंट से आया है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेगमेंट से, मीन्स जो टेलीविजन वाला सेगमेंट है, टेलीविजन और पीसीबी असेंबली वाला, उस वाले सेगमेंट से इनको लगभग 349 करोड़ का रेवेन्यू आया है। एंड एक छोटा सा पार्ट है जो इनके मोल्ड वाले सेगमेंट से आया है, वो लगभग 9.7 करोड़ का रेवेन्यू आया है। आगे अगर आप इनके क्लाइंट्स देखें तो क्लाइंट लिस्ट में इंडिया के जितने भी टॉप मैन्युफैक्चरर ऑलमोस्ट सारे ही हैं, इधर वो एटमबर्ग हो, एसर हो, आईवा हो, एओ स्मिथ हो, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ब्लू स्टार हो, फॉक्सकॉन जो कि एप्पल के लिए मोबाइल बनाता है वो हो, आपके इंटेक्स हो, हुंडई हो, हनीवेल हो, हैवेल्स हो, लावा हो, एलजी, ल्यूमैक्स, लॉयड, ओनिडा, सैनसुई, वोल्टास, वर्लपूल, ऑलमोस्ट आपको इनके सारे ही प्रोडक्ट्स आपको ये लोग बनाते हैं। इन सारे ब्रांड्स के लिए लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैलविनेटर है, कोहलर है, टीसीएल है, थॉमसन है। तो आप देख सकते हैं कि इनके पास क्लाइंटेल की जो लिस्ट है वो ज़बरदस्त लिस्ट है इनकी। फर्दर आगे चलते हैं, तो आगे ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन। अब अगला सेगमेंट हम लोग देखते हैं जो इनका क्वार्टरली एंड जो एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट है, अभी जो क्वार्टर में रिजल्ट आया उसके बारे में देखते हैं। तो अगर आप इनका रिजल्ट देखें तो इनका क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर जो अभी रिजल्ट आया है उसमें काफ़ी कम ग्रोथ आई है। इसी वजह से इनका स्टॉक प्राइस भी आप देखेंगे कि अपने टॉप से काफ़ी पिट गया है। लगभग 1,000 से ज़्यादा इनका स्टॉक प्राइस हुआ करता था 2 क्वार्टर पहले, जो अभी गिर के लगभग 500 करोड़ के आसपास 500 रुपीज़ का हो गया है।
तो उसके पीछे रीजन ये है कि इनका जो लास्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आया था काफ़ी ख़राब रिजल्ट आया था। इसमें जैसे पहले ये लोग क्या होता था कि 70 80 90% के रेट से ग्रो करते थे, लेकिन अभी लास्ट क्वार्टरली जो रिजल्ट आया उसमें इनका ग्रोथ केवल 14% का आया है। और उसके पीछे रीजन इन्होंने बताया था कि जो अर्ली मानसून है, अर्ली मानसून की वजह से क्या हो गया कि इनका जो एसी सेगमेंट का एसी का जो सेल है वो गिर गया। तो एसी का सेल गिरने से क्या हो गया कि इन्होंने पहले जो एसी बना के रखा था वो सारा का सारा माल इनकी इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, वो सेल नहीं हो पा रहा है, और नया ये लोग प्रोडक्ट बना नहीं रहे हैं, बना रहे हैं, कम बना रहे हैं। तो जब तक वो पुराना इन्वेंट्री इनका क्लियर नहीं होता तब तक इनका सेल आएगा नहीं, और जब इनका सेल आएगा तभी इनका रेवेन्यू आएगा। तो बेसिकली इनका जो रेवेन्यू आता है 50 to 55% रेवेन्यू इनके एसी वाले सेगमेंट से आता है, और एसी का सेल जल्दी मानसून आ जाने की वजह से गिर गया। तो आप फिर भी देखेंगे कि लगभग 14% का इनका ग्रोथ आया है। मतलब इनके कंपेरेटिव अगर देखेंगे जिनको प्रीवियस रिजल्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी ठीक है, 14% का रिजल्ट आया है। और ऐसी कंपनियां जो कि हाई ग्रोथ कंपनियां होती हैं, और ये इनके ख़राब टाइम में ही आप इनको अगर थोड़ा लें और उसको बिजनेस को ट्रैक करें, और जब इनका ग्रोथ आना शुरू हो तब अपनी होल्डिंग उसमें बढ़ाएंगे तो तभी आपको पैसा बना के देती हैं। क्योंकि अच्छे टाइम में जब इनका रिजल्ट 60 70 80% आ रहा था तब तो ये शेयर हर कोई खरीद ही रहा था, तब शेयर प्राइस जितना एप्रिसिएशन होना था हो गया। अभी आपको 50% 60% डिस्काउंट पर आपको टॉप से मिल रहा है। तो आप यहाँ पर अगर अपनी होल्डिंग बनाएं, और इन फ्यूचर वापस अगर इस एसी सेगमेंट में सेल्स बढ़ती है तो ये कंपनियां फिर से परफॉर्म करेंगी और शेयर प्राइस फिर से बढ़ेंगे। तो अभी जो हम रिजल्ट देख रहे हैं तो उसमें इनका जो सेल्स ग्रोथ आया है, रेवेन्यू ग्रोथ हो केवल 14% का आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। एंड अगर आप इनका ग्रॉस कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो भी 11% का ही है केवल। एंड इनका EBITDA देखेंगे तो 3.6% है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इनकी घट गई है कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। एंड इनकी अगर इनका आप टोटल पैड देखते हैं तो पैड भी इनका घट गया है। जो पहले लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 85 करोड़ का इनका पैड था, अभी बढ़ के घट के लगभग 67 करोड़ का रह गया है। और अगर पैड मार्जिन देखते हैं तो वो भी घट गया है ऑलमोस्ट, जो है कि जो पहले 6.4% हुआ करता तो अभी घट के 4.4% हो गया है। तो रिजल्ट ख़राब है नो डाउट, और ख़राब रिजल्ट की वजह से आपको इनके स्टॉक का जो प्राइस है उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है। मे बी नेक्स्ट क्वार्टर 1-2 क्वार्टर आप इसको देखें, ट्रैक करें, अगर इनको बिजनेस में ग्रोथ आती है तो ये फिर से पैसा बना सकते हैं। अगर आप इनका एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करते हैं तो इनका जो कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो बढ़ गया है 0.45% से। एम्प्लॉय एक्सपेंस भी लगभग 0.5% से इनका बढ़ गया है। जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 0.9% के आसपास इनका बढ़ गया है। एंड जो डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है वो भी लगभग 0.24% से बढ़ गया है। एंड जो अदर एक्सपेंसेज है उसमें भी अगर आप देखें तो 0.85% से वो भी बढ़ गया है। तो इनके खर्चे बढ़ गए हैं और सेल्स कम हो गया है, तो बिजनेस अभी थोड़ा सा इनकी सही परफॉर्म नहीं कर रहा है। इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में सही परफॉर्म इन्होंने नहीं किया। फर्दर देखते हैं आगे क्वार्टर्स में क्या होता है। और अगर इनकी बैलेंस शीट आप देखते हैं तो बैलेंस शीट के ऊपर देखेंगे कि इनके पास लगभग 910 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। एंड अगर इनका रिसीवेबल्स देखते हैं तो रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं इनके, जो पहले लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में जो पिछले साल लगभग 646 करोड़ का रिसीवेबल्स था, और इस साल अगर देखेंगे कि FY25 में इनका 816 करोड़ का रिसीवेबल्स हो गया है। एंड इनकी बेसिकली अगर आप इनका इन्वेंट्री देखेंगे तो इन्वेंट्री भी बढ़ गया। जो पहले 368 करोड़ का इन्वेंट्री था बढ़ के अभी 1300 करोड़ के आसपास हो गया, 1350 करोड़ की इन्वेंट्री है। तो इनका सारा माल जो इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। एंड अगर आप इनका डेट देखेंगे तो शॉर्ट टर्म डेट, जो कि इनको 1 साल के, शॉर्ट टर्म डेट का मतलब क्या होता है कि जो ऐसा कर्ज जो आपको 1 साल के अंदर चुकाना है वो लगभग 212 करोड़ का है। और इनका लॉन्ग टर्म जो 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्होंने कर लिया वो लगभग 196 करोड़ का है। और इनकी बैलेंस शीट के ऊपर 910 करोड़ रुपए कैश पड़े हुए हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे इनका ग्रॉस डेट, तो इनका टोटल ग्रॉस डेट आपका 409 करोड़ का है, और इनकी बैलेंस शीट के ऊपर 910 करोड़ रुपए पड़े हुए। तो इनका नेट डेट देखेंगे तो जीरो है, मीन्स इनके ऊपर किसी तरीके का कोई डेट नहीं, बिल्कुल कर्ज फ्री कंपनी है। अगर कंपनी कर्ज फ्री हो तो अपने बुरे टाइम में भी सर्वाइव कर लेती है। तो बेसिकली मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है ऐसा कि ये आगे सर्वाइव कर लेगी और अपना बिजनेस वापस ये लोग रीग्रो कर लेंगे। तो नेट डेट फ्री है। अगर आप इनका नेट डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो भी 0.07 है, जो कि नेग्लिजिबल है, बिल्कुल न के बराबर है। एंड अगर इनका आप नेट डेट टू EBITDA देखेंगे तो वो भी 0.27 है, जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है, न के बराबर है। फर्दर ये इनका क्वार्टरली रिजल्ट हो गया। आगे अब हम इनका की फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखते हैं। तो की फाइनेंशियल मैट्रिक्स में इन्होंने बताया कि क्वार्टर 1 FY26 इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि इस क्वार्टर के स्टार्ट में लास्ट ईयर हैवी गर्मी थी जिसकी वजह से इनके एसी का सेल्स बढ़ गया था। लेकिन इस बार अर्ली मानसून की वजह से, जल्दी मानसून आ जाने की वजह से इनका डिमांड घट गया, और डिमांड घटने से इनकी एसी की सेल्स गिर गई।
एसी की सेल्स गिरने के बाद भी इन्होंने लगभग 14% के रेट से ग्रो किया है। इनका जो प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है, मीन्स इसमें ये लोग जिसमें ये लोग एसी, वॉशिंग मशीन एंड कूलर्स बनाते हैं, इस वाले सेगमेंट के बारे में इन्होंने बताया कि इनका टोटल रेवेन्यू का लगभग 77% रेवेन्यू इनको इनके प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से आता है, मीन्स एसी, वॉशिंग मशीन एंड कूलर्स वाले सेगमेंट से आता है। एसी का बिजनेस लगभग 15% के रेट से ग्रो किया इस क्वार्टर में, एंड जो वॉशिंग मशीन वाला सेगमेंट है वो 36% के रेट से ग्रो किया इस क्वार्टर 1 FY26 में। और इनकी एक 100% सब्सिडियरी है पीजी टेक्नोप्लास्ट के नाम से। तो पीजी टेक्नोप्लास्ट ने लगभग 1211 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। एंड इनका जो एक प्लांट है पीजी टेक्नोप्लास्ट का भिवाड़ी में ऐसी यूनिट बनाने का इनका प्लांट है, वो प्लांट अभी फुल फेज में रैंप अप हो रहा है। आगे उन्होंने बोला कि इनके पास एक अभी हेल्दी ऑर्डर बुक है, इनके पास ऑर्डर बुक में पाइपलाइन में काफ़ी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, एंड इनका ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा सॉफ्टेंड हुआ है इस क्वार्टर में, एंड इनका जो सप्लाई कॉस्ट है वो बढ़ गया है। एंड इसके बाद इनके बैलेंस शीट के ऊपर 911 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, एंड इनका जो ऑपरेटिंग क्लोज वो इन्वेंट्री बढ़ जाने की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्टेड हुए हैं। प्लस इनका जो फोकस है वो आगे अपने एक्सपेंसेज को, अपने खर्च को कंट्रोल करने का है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म रेजिलियंस बढ़ाने का इनका अपना फोकस है, एंड अपनी जो कैपिटल एफिशिएंसी है उसको ये लोग इन्हेंस कर रहे हैं, एंड अपना जो इनकी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क उसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये अपना देखेंगे कि ये लोग नए नए प्रोडक्ट्स भी, अभी इनका प्लानिंग है कि आने वाले क्वार्टर्स में लोग कुछ नए प्रोडक्ट्स एसी में भी और वॉशिंग मशीन वाले सेगमेंट में लॉन्च करेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं हम इनका स्ट्रेटेजी, जो इनका फ्यूचर की क्या स्ट्रेटेजी है और एंड इनके क्या आउटलुक्स हैं उसके बारे में समझते हैं। तो गवर्नमेंट का काफ़ी इनके बिजनेस में गवर्नमेंट का काफ़ी पुश मिल रहा है। गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स चला रही है डिजिटल इंडिया के थ्रू, मेक इन इंडिया, पावर फॉर ऑल। तो इसमें आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया में जो इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनको गवर्नमेंट पुश कर रहे हैं, उनके ऊपर इंसेंटिव दे रही है, जिससे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो रूरल एरिया है, अंदर इंटीरियर रूरल एरियाज में भी अभी देखेंगे 24 घंटे की बिजली सप्लाई है, जो बिजली की सप्लाई है, बिजली के कनेक्शन है, वो उनका रीच बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन सारे प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो इंटीरियर विलेजिंग एरिया से भी इनको काफ़ी डिमांड देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो है कि अर्बनाइजेशन काफ़ी रैपिडली बढ़ रहा है, जो गाँव शहरीकरण बढ़ रहा है। तो शहरीकरण बढ़ने की वजह से जो फैमिली है, हर फैमिली अभी 2 हस्बैंड वाइफ एंड बच्चों की एक फैमिली, सबकी सेपरेटेड फैमिली होती जा रही है, और हर फैमिली में इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का रीच बढ़ रहा है, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, ये सारे प्रोडक्ट ईजिली वहाँ तक पहुँच रहे हैं। और मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा तेज, जो लो मिडिल क्लास फैमिली है वो धीरे धीरे बढ़ के मिडिल क्लास में आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे अर्न कर रहे हैं। तो लोगों के हाथ में जब पैसा आ रहा है तो वो लोग अपनी लग्जरी में बेसिकली ये तो बेसिक नीड्स हैं, तो बेसिक नीड्स के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट देखेंगे आपको कि आप पहले, आज के 10-15 साल पहले ये प्रोडक्ट्स रेयरली घरों में हुआ करते थे, लेकिन अब आपको आज के समय में आपको सारे घरों में वॉशिंग मशीन, सारे घरों में आपको एसी लगे हुए ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो अब ये मतलब अब ये प्रोडक्ट लग्जरी नहीं रह गए, अब ये प्रोडक्ट नेसेसिटी बन चुके हैं लोगों के। तो ये सारे इंडस्ट्री के आउटलुक है इनका, एंड जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले, अभी करेंटली अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं और आने वाले कमिंग फ्यूचर्स में भी इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। आगे इन्होंने फ्यूचर आउटलुक के बारे में बताया कि अपने प्रोडक्ट वाले सेगमेंट में लोग नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, और मैनेजमेंट को आगे आने वाले समय में अच्छी खासी ग्रोथ और एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, मीन्स ये मैनेजमेंट अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लेके काफ़ी श्योर है, और इनको एक अच्छा टाइम अपना इन फ्यूचर दिखता है। फर्दर अगर हम इनका गाइडेंस देखें तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इनका जो प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है उसमें लोग 17 to 18% के रेट से ग्रो करेंगे, FY26 में एक्सपेक्टेड है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेगमेंट में इनको लगभग 29% से ग्रो आएगा। एंड अगर टोटल देखेंगे तो इनका लगभग 17 to 19 मतलब लगभग 20% की ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। और जो इनका एक जॉइंट वेंचर है गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, ये लोग गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर टेलीविजन बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, जो LED टीवी होता है, उसमें एक्सपेक्टेड है कि 57% के रेट से ग्रो आएगा। तो टोटल अगर आप ग्रोथ देखेंगे ग्रुप वाइज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, तो लगभग 21 से 23% के रेट से ये लोग ग्रो करेंगे। मीन्स मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग 20-25% के रेट से FY26 में ग्रो करेंगे। और अगर आप देखें तो इन्होंने कुछ कैपेक्स भी किए हैं FY26 में, ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं, जिसमें कि इन्होंने अपनी एक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के लिए एक यूनिट इन्होंने लगाई साउथ में, ये लोग फ्रिज में भी एंटर कर रहे हैं, और फ्रिज के लिए एक साउथ इंडिया में इन्होंने एक अपना एक प्लांट लगाया है।
ग्रेटर नोएडा में इनका जो प्लांट है उसको और वहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन किया इन्होंने वॉशिंग मशीन वाले सेगमेंट में। एंड वेस्ट इंडिया में ये लोग एसी वाले सेगमेंट के लिए एक प्लांट लगा रहे हैं, प्लस एक प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए एक फैसिलिटी ये लोग राजस्थान में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो आइए अब इनका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल देखते हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल अगर आप देखें तो अगर इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो आपको पास्ट से अगर कंपेयर करेंगे तो ज़बरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो पहले FY18 में लगभग 9% के रेट से कंपनी ग्रो करती थी, FY25 में ग्रोथ बढ़ के लगभग 77% तक चली गई। एंड अगर आप इनका अदर जो पैट देखेंगे, पैट जो पहले 7.5 करोड़ का हुआ करता था FY18 में, वो बढ़ के लगभग 290 करोड़ हो गया FY25 में। फर्दर दोस्तों ये था इनका पूरा बिजनेस का एनालिसिस एंड इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। अगला एक और वीडियो हम बना के अभी नेक्स्ट डे मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, जिसमें इनका अभी करंट में जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था वो, एंड इनका करंट में क्या वैल्यूएशन है 1 ईयर फॉरवर्ड एट पी, वो कैलकुलेट करके डाल देंगे। आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।